नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। अभी हम लोगों का मौलिक अधिकार सेशन चल रहा है इंडियन पॉलिटी में, ठीक है ना। इससे पहले 7 वीडियो अपलोड कर दिया जा चुका है मौलिक अधिकार से संबंधित। ये हमारा 8वां और आखिरी वीडियो है। एक लंबा चैप्टर था मौलिक अधिकार, जिसे डिटेल में समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर पॉलिटी का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इसकी एकदम गारंटी है। इसलिए इस चैप्टर को किसी कीमत पे स्किप नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ हर एक नागरिक को ये जानना भी जरूरी है कि हमारा मौलिक अधिकार क्या है, हमें क्या क्या अधिकार प्रदान किए गए हैं संविधान के द्वारा, और अगर उस अधिकार का हनन होता है तो हम क्या कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझें। और आज ये हमारा लास्ट चीज़ है, लास्ट। अभी हमने देखा था टोटल पहले मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें एक जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा उसे खत्म कर दिया गया। वो कौन था? तो आर्टिकल 31 जिसमें संपत्ति का अधिकार था, और आर्टिकल 19F जिसमें संपत्ति का अधिकार था। इन दोनों को खत्म कर दिया गया, अर्थात संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा खत्म कर दिया गया। इसके अलावा बच गया था सबसे पहला विधि के समक्ष समता, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा अल्पसंख्यकों को शिक्षा और अपनी भाषा सुरक्षित रखने का अधिकार, और छठा जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अभी तक हम लोगों ने आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 30 तक देख लिया। 31 संपत्ति का अधिकार था जिसे निरस्त कर दिया गया, तो उसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और उसके बाद 32 पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 33 पढ़ेंगे, 34 और 35 को हम लोग देखेंगे। तो ये आज 4 आर्टिकल हम लोग देखेंगे। इसके बाद हमारा मौलिक अधिकार खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इससे संबंधित अगर कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य बच गया तो हम लोग फिर इसे देखेंगे, और ये अपलोड करने के बाद फिर अलग से इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए जाएंगे। चलिए, इससे पहले की शुरुआत करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट डे आज के डेट में है, मातृ दिवस, जिसे हम लोग कहते हैं मदर डे, ठीक है। तो आप सभी को इस मातृ दिवस की, मदर डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, और भगवान करे कि आप लोग अपने माँ के सभी इच्छाओं को पूरा कीजिए, उन्हें खुश कीजिए, खुश रखिए, क्योंकि वही एक ऐसी कारण थी, या माँ पिता ही एक ऐसे चीज़ होते हैं जिसके कारण आप इस दुनिया में हैं। नहीं तो आपके दुनिया का अस्तित्व खत्म है, आपके दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं होता अगर माँ पिता नहीं होते तो इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर दुनिया में कोई चीज़ हो सकती है तो वो है माँ। कोशिश करें कभी माँ का दिल ना दुखाएं, ठीक है ना। और आज जो मातृ दिवस मनाने की, ये जो जितने भी दिवस होते हैं या जो भी चीज़ है, वो इसलिए मनाया जाता है कि आज ऐसा देखा जा रहा है कि इमोशन कुछ हद तक के टूटते जा रहा है, टूट रहा है। हम एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। माँ बेटे का संबंध बिगड़ रहा है, माँ बेटी का संबंध बिगड़ रहा है। जो अपने गर्भ में 9 महीना रख करके पालन करती है, उससे हमारा संबंध बिगड़ जाता है। और यही सब कारण है कि एक स्पेशल डे को ऑर्गेनाइज किया गया, मदर डे, ताकि हम कम से कम इस दिन तो अपने माँ के प्रति अफेक्शन दिखा सकें। तो भारतीय संस्कृति हमेशा से कहते रही है कि आप संस्कारों से बंधे रहिए, आपके अंदर संस्कारों की कमी नहीं होनी चाहिए, और माता का आदर करना, उनका सम्मान करना, यह भी हमारे संस्कारों का हिस्सा होना चाहिए। इसलिए हमें किसी मदर डे के सहारे की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तब हम अपने माँ के फ़ोटो को किसी वॉलपेपर पे लगाएं, किसी फेसबुक पे लगाएं, किसी व्हाट्सएप पे लगाएं, और लोगों के सामने शेयर करें कि हम तो बहुत प्यार करते हैं। इसलिए हमारा तो यही मानना है कि माँ को हमेशा समुचित सम्मान, एक आदर, और उन्हें हमेशा खुश रखे जाने की कोशिश करनी चाहिए। और एक हमारे संस्कृत का श्लोक भी है, जननी जन्मभूमि सच स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जो जननी अर्थात जो माँ होती है, और जन्मभूमि अर्थात जो हमारा जन्म स्थान होता है, जैसे हमारे भारत जन्मभूमि है, ठीक है ना। तो माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं, ठीक है। तो इनकी किसी भी कीमत पे निरादर का भाव नहीं होना चाहिए, इनके प्रति हमेशा सम्मान का भाव होना चाहिए। और ये समझ में आनी चाहिए कि अगर आज हमारी ज़िंदगी है तो आज इन्हीं का ऋण है कि आज हम अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक कहा जाता है विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रताम, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि विद्या से आदमी को विनय होता है,
और विनय आगे चल करके पात्रता लाती है। लेकिन आज के डेट में विद्या जो है पूर्ण रूप से संस्कारों से अलग हो चुका है, और इस चक्कर में व्यक्ति महान बन जाता है, बड़ा बन जाता है, बड़ा बड़ा डॉक्टर बन जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है, बड़े बड़े लोग बन जाते हैं, पर चूंकि संस्कार की कमी होती है इस कारण वो महान नहीं बन पाते हैं, और इस कारण उनमें वो विनय और वो पात्रता नहीं आ पाती है जो भारतीय संस्कृति, जो हमारे पूर्वजों ने जिस चीज़ का व्याख्यान किया था। तो इसलिए हमें पढ़ना है, हमें ज़रूर पढ़ना है, हमें बाहरी पाश्चात्य सभ्यता को भी सीखना है, ज़रूर सीखना है, हमें इंग्लिश भी पढ़नी है, सब कुछ पढ़ना है, हमें साइंस भी पढ़ना है, टेक्नोलॉजी भी पढ़ना है, लेकिन हमें अपने संस्कारों से बंधे होने चाहिए। ठीक है, चलिए इन्हीं विचारों के साथ हम आप सब लोग को एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हैं, और कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि माता को, दुनिया की कोई भी माँ हो, हर माँ को उचित सम्मान मिले, और जो जिस चीज़ की वो हकदार हैं वो उन्हें अवश्य मिले। चलिए बिना लेट करते हुए हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमारा, अगर आप बीपीएससी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, उसे देखिए, अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। हमारा फंडामेंटल राइट चल रहा है, जिसमें पहले बता दिया था कि अभी आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 32, 33, 34 और 35। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 32 को। देखिए, इस आर्टिकल 32 को कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जिस तरीके से आर्टिकल 14 से 18 तक क्या था, समता का अधिकार था, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25, 26, 27, 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29-30 अल्पसंख्यकों को अपने भाषा और संस्कृति को बचा कर रखने का अधिकार। तो उसी तरीके से आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अर्थात आर्टिकल 32 जो है वो संविधान का उपचार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक हम लोग जितने अधिकार पढ़े, जैसे हम लोग 14 से लेकर के 30 तक हम लोगों ने 5 अधिकार पढ़े, उसके अंतर्गत बहुत सारे सब क्लाउज को ऊपर देखा। इसमें हम लोगों ने हमेशा चर्चा किया कि अगर किसी अधिकार का हनन करती है कोई भी राज्य का परिभाषा भी हमने देखा था, अनुच्छेद 12 में था। तो अगर कोई भी राज्य किसी मौलिक अधिकार का हनन करता है तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, ये अधिकार आर्टिकल 32 के तहत ही है, आप ध्यान रखिएगा। अर्थात आर्टिकल 32 जो है वो एक मौलिक अधिकार भी है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 32 एक मौलिक अधिकार भी है, और साथ ही साथ में ये मौलिक अधिकारों का रक्षा भी करता है। 2 पॉइंट है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 32 खुद में एक मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये खुद भी एक मौलिक अधिकार है, और ये अन्य मौलिक अधिकार को बचाने का भी कोशिश करता है। कोशिश क्या है, ये बचाता है। तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये आर्टिकल 32 अगर किसी भी मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो उन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी भी मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है किसी के द्वारा, तो यही एक आर्टिकल 32 ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और बोलते हैं कि साहब हमारी रक्षा कीजिए। ठीक है, और इसी आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकार के हनन होने पर, और इसी आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो आपके मौलिक अधिकार की रक्षा करे। अर्थात सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट आपको मना नहीं करेगा। तो ये आर्टिकल 32 के हिसाब से ही है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमने बताया ही। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि जो संविधान निर्माता कौन है, अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने इसे आत्मा बोला। इसे क्या बोला, आत्मा, कि पूरे संविधान की आत्मा है 32, हृदय है। इतना ये अम्बेडकर के हिसाब से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा, तो अनुच्छेद 32 को। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हमने पहले के लेक्चर में देखा था प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो अगर जनरल सेंस में पूछा जाए कि संविधान की आत्मा कौन है तो वो प्रस्तावना होगा, लेकिन अगर ये बोला जाए कि अंबेडकर जी किसको बोले थे तो अंबेडकर जी आर्टिकल 32 को बोले थे। बात आ गई समझ में। तो आर्टिकल 32 में टोटल 4 क्लाउज है। एक के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आर्टिकल, अगर किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वो सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है, पहला। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट वो
आर्टिकल 32 के हिसाब से इम्पावर होता है, उसके पास से पावर है कि वो कोई व्यक्ति जिसका मूल अधिकार हनन हुआ हो उसकी रक्षा करे, उसके मूल अधिकार का रक्षा करे। ठीक है। आर्टिकल 3 में बताया गया है, देखिए यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा मूल अधिकार है आर्टिकल 32 अर्थात अनुच्छेद 32, और अनुच्छेद 32 के तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन हम हाई कोर्ट भी जाते हैं। अगर हमारा मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 226 किसके तहत, अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन ये जो हाई कोर्ट जाने का सिस्टम है ना अनुच्छेद 226 के तहत, ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या समझे कि अनुच्छेद 32 के तहत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के लिए आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी जाने का प्रोविजन है। लेकिन ये जो आर्टिकल 226 है वो मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है। आप जा सकते हैं लेकिन ये मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है। तो दो तरीका है, मौलिक अधिकार को बचाने का दो तरीका है, या तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए या हाई कोर्ट चले जाइए। आज के डेट में इसी दो को पावर दिया गया है। तो आपके मन में सवाल आया होगा कि क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही इसकी रक्षा कर सकता है, कोई और कोर्ट नहीं रक्षा कर सकता है? जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, एसडीजेएम कोर्ट हो गया, और भी अधीनस्थ न्यायालय जो जितने भी है, क्या वो नहीं कर सकता? तो हाँ कर सकता है, लेकिन उसका शर्त है। उसका शर्त यह है कि संसद जो भारत की पार्लियामेंट है वो अगर चाहे तो किसी भी न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को छोड़ करके किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को वो शक्ति दे सकती है कि आप संविधान मूल अधिकार का हनन होता है तो आप इस पर एक्शन लीजिए। ठीक है ना। और वही एक्शन जो होता है वो रिट जारी करने की शक्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से आम लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है, तो रिट जारी करके या कोई आदेश दे करके या कुछ भी ऐसे करके। तो ये जो रिट जारी करने की शक्ति है ये किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को संसद द्वारा दिया जा सकता है। यद्यपि आज तक कभी ऐसा दिया नहीं गया है, लेकिन कभी भी संसद को ऐसा लगे तो वो अनुच्छेद 32 के सब आर्टिकल 3 का प्रयोग करके किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को वो रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। रिट जारी करने की शक्ति कहने का मतलब कि मौलिक अधिकार के हनन होने पर आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अनुच्छेद 32(4) इसमें क्या लिखा गया है इसको देख लेते हैं। मूल अधिकार को किसी भी हाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार को किसी भी हाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है सिवाय उचित संवैधानिक तरीके के। उचित नहीं, उचित संवैधानिक तरीके का। इसका मतलब हम लोग जो देखे थे अनुच्छेद 19 जो था, तो अनुच्छेद 19 में 1 से लेकर के 6 तक सब आर्टिकल था, और हमने देखा था कि 1 में और 6 सब आर्टिकल थे, और 19(2) जो है 2 से लेकर के 6 तक ये अनुच्छेद 1 के जितने अलग अलग सब आर्टिकल थे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, ये सब पर किस तरीके से प्रतिबंध लगाया जाता था उसके बारे में चर्चा की गई थी। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरा पहला वीडियो जाकर के आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि मूल अधिकार को नॉर्मल कंडीशन में खत्म नहीं किया जा सकता है सिवाय उचित संवैधानिक तरीके के। उचित संवैधानिक तरीके में हमारा आपातकाल भी आता है। अगर आपातकाल की स्थिति आ गई तो उस समय भी बहुत सारे हमारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले भी बताया गया है 20 और 21 ये कभी खत्म नहीं होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, 20 और 21 कभी खत्म नहीं होते हैं। तो ये देख लिया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ठीक है, चलो हम मान लेते हैं कि अगर हमारे मौलिक अधिकार का कोई हनन हुआ तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्या काम करेगा जिससे हमारे मौलिक अधिकार को बचाया जा सके, उसके पास में ऐसा क्या था? तो ये चीज़ थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो ये रिट जारी करने की शक्ति उसको कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रिट जारी करने की शक्ति। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास में 5 तरह के रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। वो रिट आप इसलिए होता है ताकि आपके किसी भी अधिकार को बचाया जा सके। वो रिट किसी सरकारी व्यक्ति के अंतर्गत, सरकारी व्यक्ति के विरोध में, या किसी सरकारी संस्था के विरोध में, या किसी अधीनस्थ न्यायालय के विरोध में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सरकार के विरोध में ही रिट जारी करने की शक्ति है, नहीं। आपको सरकारी व्यक्ति के अंतर्गत भी, जैसे पुलिस है, पुलिस आपके मौलिक अधिकार का हनन कर रही है तो उसके अगेंस्ट भी कोर्ट को शक्ति प्राप्त है। मान लिया जाए कई बार ऐसा होता है कि किसी अधीनस्थ न्यायालय,
जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या कोई भी उच्च न्यायालय है, तो लगे सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगे कि अरे ये तो इसका कार्य क्षेत्र में है ही नहीं और ये अपने कार्य क्षेत्र के बाहर जाकर के काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी रिट जारी कर सकता है। तो इस तरीके से टोटल 5 रिट जारी करने की शक्ति कोर्ट को दी गई है। कितने? 5। अभी हम लोग देखेंगे डिटेल में उसको। थोड़ी सी इसके बारे में बताते हैं, आपको पहले भी बताएं। जो रिट जारी करने की शक्ति है तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत दिया गया, जो एक मौलिक अधिकार है, और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत दिया गया, जो एक मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि कानूनी अधिकार है। ध्यान रखिएगा, यह 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। उसी तरीके से हाई कोर्ट भी 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को जो रिट जारी करने का अधिकार है, यह सिर्फ मूल अधिकार के उल्लंघन पर है। अगर मूल अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है तो ही सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट को जो रिट जारी करने का अधिकार है वो सिर्फ मूल अधिकार नहीं बल्कि किसी भी अन्य कानूनी चीज़ के कारण, कानूनी दिक्कत के कारण अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो सीधे 226 के तहत, मैंने कहने का मतलब ऐसा कि वैसा कोई भी स्थिति जहां पर आपका मूल अधिकार तो हनन नहीं हो रहा है लेकिन आपको लगता है कि आपके किसी भी तरीके से आपको क्रश किया जा रहा है, तो आप सीधे 32 के तहत तो नहीं जा सकते क्योंकि मूल अधिकार का हनन नहीं हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जा सकते। लेकिन आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहां पर मूल अधिकार के अलावा किसी अन्य मुद्दों के लिए भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। ठीक है। एक और चीज है, सुप्रीम कोर्ट के पास में इतनी पावर है कि किसी भी न्यायालय के विरुद्ध में रिट जारी कर सकता है, यहाँ तक के कि उच्च न्यायालय के भी विरुद्ध में, मतलब हाई कोर्ट के भी विरुद्ध में। क्योंकि आपको पता है हमारे देश में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। हम लोग आगे जब न्यायपालिका पढ़ेंगे उसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का मतलब क्या है। अभी इतना समझ लीजिए। लेकिन हाई कोर्ट को ये मतलब अधिकार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में किसी प्रकार का रिट जारी कर सके, अर्थात सुप्रीम कोर्ट को वो कोई निर्देश दे सके, ये अधिकार हाई कोर्ट को प्राप्त नहीं है। ठीक है। तो ये हमने कुछ पॉइंट देख लिए, इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन में पूछ जाता है कि हाई कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है, तो अनुच्छेद 226 के तहत। या ये पूछा जा सकता है कि कुल कितने प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति न्यायपालिका को दी गई है, तो 5 प्रकार की। यह पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार का हनन होने पर निम्न में से किसे अधिकार है कि वो रिट जारी करे। पहला सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट, तीसरा अधीनस्थ न्यायालय, चौथा कोई नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है, 1 और 2 आंसर होगा मौलिक अधिकार में। अगर बता दें कि सिर्फ कानूनी सहायता के लिए रिट जारी करने का अधिकार 226 के तहत। तो ये हमने देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं जो 5 प्रकार के रिट की बात की थी हमने, वो 5 प्रकार के कौन कौन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला रिट, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा होता है हमारा उत्प्रेषण, और एक और होता है परमादेश। तो इन 5 के बारे में आप याद कर लीजिएगा, ये आपके पास में होना ही होना चाहिए। वैसे हम लोग बहुत आसान भाषा में इसको समझने का कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपको दिख रहा है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखिए, आप इसका अगर संधि विच्छेद पढ़ेंगे, आप हिंदी जानते हैं, तो इसमें बंदी मतलब जो शरीर, जो व्यक्ति को आप बंद बना, मतलब जिसको आप अरेस्ट किए हैं, गिरफ्तार किए। बंदी का मतलब क्या होता है? जिसे गिरफ्तार किया गया है, उस व्यक्ति को प्रत्यक्षीकरण मतलब प्रत्यक्ष लाओ। अर्थात कहने का मतलब जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार किए हैं उसे सशरीर मेरे सामने लेकर के आओ। यह हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। बात समझ में आ रही है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब, तो ये कब जारी किया जा सकता है, ये सवाल आया होगा आपके अंदर। तो ये मान लिया जाए कि कोई पुलिस है या कोई सरकारी एजेंसी है, वो हमें अरेस्ट कर ली, ठीक है, और वो अरेस्ट करके रखे हुए हमें। जैसा आप दृश्यम सीन में देखे थे, एक वृद्ध के बेटे को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और वो कई दिन तक पता ही नहीं चलता कि क्यों अरेस्ट किया है, क्या है, कुछ भी पता नहीं चलता है। उस समय अजय देवगन उनको बोलता है कि आप न्यायालय जाइए और बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत आप रिट जारी करवाइए, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है, देखिए हम समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई पुलिस है या कोई एजेंसी है, सरकारी एजेंसी है, वो हमें अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके हमारा, आप तो पढ़े थे आर्टिकल 20 के अंतर्गत कि हमें 24 घंटा के अंतर्गत, आर्टिकल 22 के अंतर्गत कि हमें 24 घंटा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, जर्नी टाइम को छोड़ करके। आप अगर नहीं पढ़े तो पिछले चैप्टर को देख लीजिए। तो अगर मान लिया जाए कि वो 24 घंटा के अंतर्गत जज को या मजिस्ट्रेट को पेश नहीं करता है, वैसे कंडीशन में कोई भी व्यक्ति जा सकता है न्यायालय में
सुप्रीम कोर्ट में और न्यायालय में बता सकता है कि हमारे भाई है, हमारे दोस्त है या हमारा बेटा है, इसको पुलिस उठा कर ले गई है और अभी तक के कोई कारण या कुछ भी नहीं बता रही, तब वहाँ पर वो जो कोर्ट होगा सुप्रीम कोर्ट, वो उस प्रशासनिक अधिकारी के अगेंस्ट में रिट जारी करेगा जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहेंगे, और वो उसे आदेश देगा कि आप जिस आदमी को अरेस्ट किए हैं उसे मेरे सामने लेकर के आइए। और अगर वो व्यक्ति को न्यायालय दोषी नहीं पाता है, लगता है कि नहीं दोषी नहीं है, तो उसे तुरंत छोड़ने का आदेश देगा। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बात आ रही समझ में? इसके अंदर कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद का मौलिक अधिकार इसमें समाहित है, तो अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और क्या था, दैहिक स्वतंत्रता का, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या लिखा है, इसके तहत न्यायालय यह आदेश देता है कि बंदी उक्त व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। बात आ गई समझ में? ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये न्यायालय किसी सरकारी व्यक्ति के या किसी सरकारी संस्था के अगेंस्ट ये आदेश प्रस्तुत करता है, ध्यान रखिएगा। परमादेश, परमादेश को अगर आप तोड़ें तो आएगा कि हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब क्या है? आदेश। क्या है? आदेश। तो यह आदेश किसे जारी किया जाता है? किसी सरकारी व्यक्ति को या किसी सरकारी संस्था को आदेश दिया जाता है और वो बोला जाता है कि जो आपका काम है वो काम आप करिए। मान लिया जाए कि कोई सरकारी व्यक्ति है और वो कोई काम नहीं कर रहा है जिसके कारण आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। जैसे मान लिया जाए कि नगर निगम है, मान लीजिए नगर निगम है, हर एक बड़े बड़े शहरों में नगर निगम और छोटे शहरों में नगर पालिका होती है। आपके घर के सामने कूड़ा कचरा है, मान लीजिए, ठीक है, और उसके कारण आपके स्वास्थ्य पे एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, आपके स्वास्थ्य हानि हो रही है, आपका आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है, तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। और वहाँ पर कोर्ट जो रिट जारी करेगी वो कौन सा रिट होगा? परमादेश। वो नगर पालिका को आदेश देगा कि हम आपको आदेश देते हैं कि आप अपने कार्यों का निर्वहन करिए जिसके लिए आप बाध्य हैं, मतलब जो आपके कर्तव्य है उस काम को आप करिए। आई होप आप समझ रहे होंगे, अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में किसी सरकारी संस्था या पुलिस संबंधित किसी संस्था को यह आदेश देती है कि आप उस व्यक्ति को, बंदी व्यक्ति को मेरे सामने लाइए। परमादेश में किसी सरकारी संस्था को यह आदेश देती है कि आप जो काम करना चाहते हैं तो हम आपको आदेश देते हैं कि जो आप काम करने के लिए बाध्य हैं उस काम को आप करिए। लेकिन हाँ, यहाँ ध्यान रखिएगा, 3 लोग ऐसे हैं जिस पर ये लागू नहीं होता है। कौन कौन? सबसे पहला प्रेसिडेंट। कोई मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो उसे ऐसा लगे कि राष्ट्रपति हमारे मौलिक अधिकार का हनन किए हैं, तो क्या वो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में? तो नहीं जा सकता है। ध्यान रखिएगा, कौन कौन? प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नहीं जाया जा सकता है, राज्यपाल गवर्नर के अगेंस्ट नहीं जाया जा सकता है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, ये 3 के अगेंस्ट में न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है कि वो हमारे मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा, ये अपवाद है, बाकी कभी भी कहीं भी किसी के अगेंस्ट जाया जा सकता है। अगला है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब कि आपका अधिकार क्या है। इसका मतलब देखिए, हिंदी में सारे एकदम बहुत आसान रिट हैं। इसका मतलब सीधा मतलब है कि आपका अधिकार क्या है। अर्थात अगर मान लिया जाए कि जैसे कोई एक सब इंस्पेक्टर है, SI है, वो तत्काल प्रभाव से SP को जो काम करना चाहिए वो काम का देख रेख कर रहा है और वो डिसीजन ले रहा है जो एक SP को लेना चाहिए। वैसे कंडीशन में मान लिया जाए किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो गया, वो सीधे कोर्ट चला जाएगा, न्यायालय चला जाएगा। वहाँ पर कोर्ट उससे सवाल पूछेगी कि आप किस अधिकार से उस पोस्ट को होल्ड किए हुए हैं, अर्थात आपका अधिकार क्या है, ठीक है। और अगर वो सही तरीके से नहीं जवाब दिया या उसे जस्टिफाई नहीं कर पाया तो उसे तत्काल प्रभाव से उस पोस्ट को खाली करना पड़ेगा। तो क्या लिखा है कि असंवैधानिक रूप से सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध यह जारी किया जा सकता है। तो समझ में आ गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब जो गिरफ्तार व्यक्ति उसको मेरे सामने लाओ। परमादेश, हम आदेश देते हैं कि आप ये काम कीजिए जिस काम के लिए आप बाध्य हैं। अधिकार परीक्षा मतलब आपका क्या अधिकार है, आप किस अधिकार से किसी पब्लिक पोस्ट को होल्ड किए हुए हैं। ये 3 देख लिए। ये तीनों जो है वो किसी सरकारी व्यक्ति या किसी सरकारी संस्थान के अगेंस्ट में लाया जा सकता है। लेकिन अगला जो हम लोग 2 रिट देखेंगे, वो 2 रिट जो है वो किसी सरकारी व्यक्ति के अगेंस्ट में नहीं बल्कि न्यायालय के अगेंस्ट में लाया जा सकता है। न्यायालय अर्थात अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। चलिए सॉरी, ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 कौन सा है? प्रतिषेध है और उत्प्रेषण है। ये क्या हो रहा है, सॉरी, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ,
तो अभी हमने बताया कि जो पहले वाला 3 देखा हमने, वो किसी सरकारी संस्था के अगेंस्ट में, सरकारी संस्था या किसी सरकारी व्यक्ति के अगेंस्ट में किया जा सकता है। लेकिन अभी का जो 2 रीट देखने जा रहे हैं, ये अधीनस्थ न्यायालय के अगेंस्ट में जारी किया जाता है। कौन कौन है? प्रतिषेध और उत्प्रेषण। अब आप देखिए, हिंदी अगर आप जानते हैं तो प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? मना करना, कि हम आपको मना करते हैं, ठीक है ना। अर्थात मान लिया जाए, देखिए आपको पहले ही बताया, ये किसी न्यायालय या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध में इसे जारी किया जाता है। इसमें क्या बोला जाता है कि मान लिया जाए कि कोई कोर्ट है, कोई अधीनस्थ कोर्ट है, मान लिया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है, उस पर कार्यवाही कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो वैसे कंडीशन में हाई कोर्ट उसको प्रतिषेध रीट जारी कर सकती है और बोल सकती है कि आप अपने अधिकार के बाहर जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो मैटर को आप नहीं कर सकते और आप हमें ट्रांसफ़र कीजिए। वो सीधे ट्रांसफ़र करने के लिए कर सकता है और प्रतिषेध के रीट जारी कर सकता है, ठीक है। उत्प्रेषण देखते हैं, उत्प्रेषण में क्या है? उत्प्रेषण में भी सेम चीज़ है। अधीनस्थ न्यायालय को मना किया जाता है कि आप ये काम, वहाँ से अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकारता क्षेत्र को, अपने अधिकार के क्षेत्र को अगर हनन करता है, उल्लंघन करता है, तो जो हायर अथॉरिटी होती है, अर्थात जो उच्चतर न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, जैसे अगर उच्च न्यायालय है तो उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय है तो उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट, अगर ऐसा न्यायालय है तो वो उसे मना कर सकती है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र को उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए वो मैटर मेरे पास भेजिए, ठीक है। ये दोनों में अंतर क्या है? दोनों सेम चीज़ है, दोनों का मैटर सेम है कि अधीनस्थ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण करने को रोकता है। पर आप पूछेंगे, आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए दोनों में अंतर क्या है। 2 मैटर आता है। एक आता है कि किसी न्यायालय में कार्यवाही चल रही है, और एक मैटर होता है कि कोई न्यायालय कार्यवाही कर दिया, अर्थात फैसला दे दिया, मतलब ये अपने अधिकार क्षेत्र के ऊपर जा करके फैसला दे चुका है और यहाँ पर अधिकार क्षेत्र के ऊपर जाकर कार्यवाही कर रहा है। तो अगर कोई भी न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्यवाही कर रहा है, तो बीच कार्यवाही में रोककर उस मामले को ऊपर वाले कोर्ट में मंगवा लेना, इसे प्रतिषेध कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, सीधे इसका मतलब प्रतिषेध जो हुआ वो तब मतलब रीट जारी किया जाता है जब कोई भी मुद्दा लंबित हो और उसकी कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय में चल रही हो, तब वहाँ पर प्रतिषेध जारी किया जाता है। और उत्प्रेषण कब जारी किया जाता है? जब किसी अधीनस्थ न्यायालय में फैसला आ चुका हो, अर्थात कार्यवाही पूर्ण हो गई, कार्यवाही पूर्ण हो गई, अब उसका फैसला आ गया, और मान लिया जाए, देखिए अगर हम ऐसा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मान लिया मेरा घर जहानाबाद हुआ, तो जहानाबाद का एक जिला न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसे वो किसी व्यक्ति को मौत की सज़ा दे दी, और मान लिया जाए कि उसके अधिकारता क्षेत्र में मौत की सज़ा देना है ही नहीं, तो अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा? वो तो मौत का सज़ा दे दिया, तब क्या किया जाएगा? तब सीधे जो हाई कोर्ट है वो वहाँ से मैटर ले लेगा और उस फैसले पर रिव्यू करेगा, बोलेगा कि आपके अधिकारता में है नहीं, आप कैसे दे दिए, और उसको अपने तरीके से उसका सज़ा का प्रावधान करेगा। तो आई होप दोनों चीज़ समझ गए। प्रतिषेध तब होता है जब न्यायालय में कार्यवाही चल रही होती है और न्यायालय, कोई भी अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र को उल्लंघन करता है, अर्थात अपने अधिकार से ज़्यादा मामलों को देखता है। उत्प्रेषण में क्या होता है कि फैसला कर दिया जाता है अधिकारता से ऊपर जाकर, तब कोई हाई कोर्ट या कोई सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसे मंगवाता है अपने पास और वो कार्यवाही को, फैसले को पलट देता है, ठीक है। यहाँ लिखा है कि उत्प्रेषण और प्रतिषेध में अंतर यह है कि प्रतिषेध जहाँ कार्यवाही को रोकने की प्रक्रिया है, अर्थात कार्यवाही बीच में चल रही है, वहीं पर प्रतिषेध रीट जारी करके उसे तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाता है और मैटर को हाई कोर्ट में ट्रांसफर करवा दिया जाता है। वहीं पर अगर उत्प्रेषण की बात किया जाए, उत्तर प्रश्न नहीं, उत्प्रेषण की बात की जाए तो कार्यवाही के बाद की ये प्रक्रिया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमने 5 रीट देख लिया, बहुत ही आसान शब्दों में देख लिया। आप इसे देखिए, 1-2 बार आप देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये अनुच्छेद 32 के तहत ये 5 रीट जारी करने का और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत 5 रीट जारी करने का अधिकार था। इसको हमने बहुत ही डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से हमने देख लिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं, हमारा 32 तक कंप्लीट हो गया। आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक मौलिक अधिकार है जो आम लोगों को प्राप्त है, बट 32 खुद मौलिक अधिकार है और ये मौलिक अधिकार को कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसका भी प्रबंध करता है। 2 काम करता है ये, ठीक है।
सबसे मोस्ट पावरफुल है, इसी कारण अम्बेडकर जी इसे आत्मा भी कहते हैं। इसके अलावा 3 और मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 33, 34 और 35। ये मौलिक अधिकार किसी नागरिक को प्राप्त नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये किसी नागरिक को प्राप्त नहीं है, बल्कि ये संसद को प्राप्त है। और वहाँ पर संसद किस तरीके से किसी मौलिक अधिकार पर कानून बना सकती है, किसे रोक सकती है, इनके बारे में। तो आइए अनुच्छेद 33 देखते हैं। अनुच्छेद 33 में बताया गया कि सशस्त्र बल, कोई भी खुफिया एजेंसी, पुलिस, ठीक है ना, पुलिस का मतलब सेंट्रल की बात कर रहे हैं, आर्मी, ठीक है, इत्यादि कोई भी जो है जिनकी मुख्य रूप से ड्यूटी होती है सिक्योरिटी की, हमारे देश की रक्षा करने की, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो या एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, अगर उनकी देश की रक्षा की दायित्व अगर जिनके ऊपर है, चाहे कोई खुफिया एजेंसी आईबी हो गए, या मान लिया जाए कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई हो गया, एनआईए हो गया, पैरामिलिट्री जितने भी बीएसएफ, सीआरपी, सीआईएसएफ या आर्मी, एयरफोर्स ने भी, ये जितने भी जो सशस्त्र बल हैं, आर्मी, सैनिक या जो भी हैं, वो जिनके ऊपर देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी होती है, उनके लिए संसद जो है वो मौलिक अधिकार में प्रतिबंध लगा सकती है। वहाँ पर अगर मान लिया जाए, जैसे आपको एक बहुत आसान सा एग्जांपल देते हैं कि मजदूर यूनियन है, मजदूर यूनियन है, आपने सुना होगा, बैंक में भी यूनियन होता है, शिक्षक का भी संघ होता है, ठीक है, रेलवे में भी यूनियन होती है, हर जगह यूनियन होता है। लेकिन आज तक कभी आप सुने कि फौज का कोई यूनियन होता है? कोई यूनियन नहीं होता है। पैरामिलिट्री बीएसएफ का यूनियन है? कोई यूनियन नहीं है। उन्हें कहीं भी कुछ भी बोलने की, कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं है उनके पास। हाँ, कुछ मौलिक अधिकार उन्हें जरूर है, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो हमें है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी संघ स्थापित कर सकते हैं, कोई एक नागरिक, लेकिन किसी जो इस तरीके के डिपार्टमेंट में जो है उन्हें ये सब अधिकार नहीं है। तो क्या इस पर वो न्यायालय जा सकता है? तो नहीं, न्यायालय वो नहीं जा सकता है, क्योंकि संसद को ये अधिकार है कि वो इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। और वो प्रतिबंध किस लिए होता है? तो देश के एकता और अखंडता को ध्यान में रख करके। अगर सैनिक को संघ बनाने का अधिकार दे दिया जाए, हड़ताल करने का अधिकार दे दिया जाए, फिर तो पता चला कि सैनिक के किसी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है, वो हड़ताल में चले गए, तब तक आया पाकिस्तानी, चाइना वाला, और अटैक कर लिया, भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान में या चाइना में चला गया। इसलिए ऐसा नहीं, पाकिस्तान को अपने अंदर घुसा लो, लेकिन भारत का 1 इंच जमीन भी नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, आप समझ गए। चलिए, अगला चीज़ है अनुच्छेद 34। जैसे आप कई बार सुने होंगे कि मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, सैनिक नियम, सैनिक कानून लागू कर दिया गया, ठीक है ना। आप ध्यान रखिएगा, सैनिक कानून या मार्शल लॉ आपातकाल नहीं है। आपातकाल बड़े क्षेत्र पे लागू किया जाता है, ठीक है ना, एक बड़े भूभाग पे। लेकिन मार्शल लॉ जो है, सैनिक कानून जो है, वो एक छोटे भूभाग पे लागू किया जाता है। तो मार्शल कानून अगर लागू होता है, उस समय भी मौलिक अधिकार में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह अनुच्छेद 34 में लिखा हुआ है। अर्थात जैसे आपको पता होगा कि मार्शल लॉ जब लागू कर दिया जाता है, तो उस एरिया में सरकार का जो अधिकार होता है वो खत्म हो जाता है, और वहाँ पर सारा अधिकार सेना के पास चला जाता है। और अगर मान लिया जाए कि संसद एक कानून बनाकर दे देती है कि हाँ भाई, आप किसी व्यक्ति को गोली मार सकते हैं, सेना को अधिकार दे देता है कि मार्शल लॉ के अंतर्गत कोई व्यक्ति अगर उलट पुलट कुछ भी कर रहा है, तो आप सीधे उसे फायर कर सकते हैं और गोली मार सकते हैं, तो उसके अगेंस्ट आप किसी न्यायालय में कार्रवाई नहीं हो सकती है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये पावर दिया गया है अनुच्छेद 34 में। और अनुच्छेद 35, ये तो हम कई बार, हजारों बार बोल चुके हैं कि कोई भी मौलिक अधिकार का अगर कुछ भी हनन हो रहा है, जैसे अस्पृश्यता का अंत करने के लिए मूल संविधान में कोई नियम नहीं था, ठीक है ना, अल्पसंख्यक से संबंधित कोई नियम नहीं था, तो उस चीज़ को जब भी लगे संसद को कि कोई नियम बनाने की जरूरत है जो मूल अधिकार को प्रमोट करे और उसे मजबूत करे, तो वो अनुच्छेद 35 है, जिसके अंतर्गत कानून को यह अधिकार, संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो कोई कानून बनाए जिससे मौलिक अधिकार को बचाकर रखा जा सके और उसे और बेहतर कंडीशन में समाज में समानता स्थापित की जा सके। तो ये अनुच्छेद 35। तो आज हमारा पूरा का पूरा मौलिक अधिकार खत्म हुआ, ठीक है। मौलिक अधिकार, हमारा फंडामेंटल राइट पूर्ण तरीके से कंप्लीट हो गया है। ये टोटल 8 लेक्चर बना। हम चाहते तो 1 लेक्चर में भी बना सकते थे, पर ना तो बहुत ज़्यादा डिटेल और ना बहुत कम डिटेल, बल्कि एक संतुलित अवस्था में जहाँ पर आपकी समझ को काफ़ी विकसित किया जा सके,
एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया जा सके, इन तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए हमने एक बेहतर प्रयास करने का कोशिश किया है और टोटल 8 लेक्चर में इस पूरे मौलिक अधिकार को खत्म किया गया है, जिसमें विभिन्न पहलुओं को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे तरीके से देखा गया है। ठीक है, हम मौलिक अधिकार भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है, इसको हमने बहुत ही ध्यान से अच्छे तरीके से देख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा डीपीएसपी का। डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जहां मौलिक अधिकार एक तरफ व्यक्तिगत अधिकारों को सुनिश्चित करती है, उसी वहीं पर ये इंडिविजुअल के लिए है। मौलिक अधिकार किसके लिए है? इंडिविजुअल के लिए, व्यक्तिगत अधिकार को सुनिश्चित करता है। वहीं पर डीपीएसपी जो है वो सामूहिक रूप से उत्थान की बात करता है। ठीक है, चलिए बहुत सारी बातों को देखेंगे। जिस तरीके से मौलिक अधिकार नियोजित है, डीपीएसपी नियोजित नहीं है, बहुत सारी बातों को देखेंगे उसमें। और हम लोग एक मूल अधिकार का और डीपीएसपी का, नीति निर्देशक तत्व का एक कंपैरेटिव अध्ययन भी करेंगे कि इसमें और इसमें अंतर क्या है। बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। कई बार ऐसा आ जाता है कि डीपीएसपी और मूल अधिकार में, फंडामेंटल राइट में लड़ाई हो जाता है। अब उसमें कौन जीतता है, कौन हारता है, ये भी देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया डिटेल एनालिसिस हम आपको देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक कीजिए। अगर कोई कमी लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट में बताइए कि हाँ ये कमी है, उसे सुधार करने की कोशिश की जाएगी। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर लोगों को एक विस्तृत नॉलेज हो अपने संविधान के, अपने नागरिक होने के अधिकार, अपने सारी चीज़ों के बारे में वो विस्तार से जान सके। तो चलिए, हमारा यही कोशिश है कि आप लोगों को एक बेहतर नॉलेज प्रोवाइड किया जाए। आई होप आप अच्छे तरीके से तैयारी कर ही रहे होंगे। चलिए, इसके साथ एक और चीज़, थोड़ा सा एक पॉइंट छूट गया था जो मैंने बताया नहीं था। एक पॉइंट ये देख लीजिए कि जो हमारा मूल अधिकार है, ये कुछ अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है, और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो भारतीयों को भी प्राप्त हैं और विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो ऐसे तो हम बताते गए हैं कि कौन अधिकार किसको प्राप्त है, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। अनुच्छेद 15, 16, 19, 30, 29 अर्थात टोटल 5 कितने, ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में पूछता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि सिर्फ केवल भारत के नागरिकों को जो प्राप्त अधिकार है वो कौन कौन है। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 एक बार याद कर लेते हैं। अनुच्छेद 15 में क्या है? तो अनुच्छेद 15 में बताया है कि किसी को भी धर्म, जाति, मूलवंश, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया कि अवसर की समानता, सरकारी नियोजन में अवसर की समानता मिलेगी। अनुच्छेद 19 में क्या बताया गया? स्वतंत्रता का अधिकार, कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, कहीं कुछ भी कर सकते हैं। और 29, 30 जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए है कि वो अपने भाषा और अपने लिपि के, अपने संस्कृति को बचा कर रख सकते हैं और अपने लिए एक शिक्षण संस्थान का स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। ये 29, 30 हो गया। उसके अलावा 14, 20, 21, 21 से 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये सारे अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त हैं और नागरिकों को भी, मतलब ये दोनों को प्राप्त है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि 22 जो आर्टिकल है ये शत्रु देश के नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमने देख लिया। इसके साथ आप किताब पढ़िए। कुछ अगर बीच में कोई गलत प्रोनाउंसिएशन या कुछ फैक्ट गलत आ गए होंगे तो आप उसे देखिएगा, उसे बताइएगा, उसे सुधार कर लीजिएगा। हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो। ठीक है, चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो एक बार फिर से मदर्स डे की। आप लोग पढ़िए और अपने माँ पिता का नाम रोशन कीजिए, बहुत ऊंचा जाइए। चलिए, ओके, बाय। जय हिंद, जय भारत।